चलिए शुरू करते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ आप लोग में से कितनियों की ही बंदी नहीं होगी, उसको ध्यान में रखते हुए आज बहुत ही प्रीटी लड़की का मैं फ़ोटो लाया हूँ। इससे आपका न्यू ईयर का शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अगर आप ये वीडियो 1 तारीख को देख रहे हैं, 1 जनवरी को, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अपडेटिंग ऑफ द वेरिएबल में अपडेशन कैसे होता है, वो अपडेट कैसे होता है, ये हम लोग को देखना है। तो वेरिएबल में अपडेट इस तरह से होता है जैसे कि अगर हमने =10 लिख दिया है और हमको दोबारा से इसको अपडेट करना है, तो इसको अपडेट करने के 2-3 तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट उसमें हम 20 लिख देते हैं। एक तरह से ये अपडेट हो चुका है, क्योंकि कोड जो है हमेशा नीचे वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। यहाँ पे अगर =20 है, यहाँ पे =10 है, यहाँ पे अगर 20 है, तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है, हमारा 20 हो चुका है वह एक तरीके से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें 20 करना है मगर दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब भी हो गया कि ए में हमारा a+10 कर दो। ये दिखने में आपको गलत लग रहा होगा मैथमेटिक्स के रूप से, मगर कोडिंग की दुनिया में ऐसे ही काम होता है। तो अब ए का जो भी वैल्यू था a+10 कर दिया हमने, यानी कि 10 था, 10 उसमें और ऐड कर दिया, तो अब ए का वैल्यू कितना हो गया हमारा 20 हो चुका है। वे ठीक है, दूसरे तरीके से हमने कर दिया। अब हम डायरेक्ट कोड की तरफ चलते हैं कि कोड में हमारा क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि और क्या क्या है। आप देख सकते हैं int a=10, यानी ए का वैल्यू जो भी हमारा है वो 10 है। ठीक है, %d, यानी कि जो भी ए का वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा हमारे आउटपुट स्क्रीन पे, जो कि ये रहा 10 हमारा प्रिंट हो चुका है। अब हमने 20 को मतलब 10 को अपडेट करके हमने उसको 20 कर दिया है, बस यही किया हमने। अब फिर से a+5, यानी कि ए का जो भी वैल्यू था उसमें 5 ऐड कर दो। इसका मतलब यही है a+5, मतलब ए का वैल्यू हमारा कितना था 20 था, 5 और ऐड कर दो, यानी कि ए का वैल्यू हमारा कितना हो गया 25 हो गया। अब हमारा है a×2, यानी कि ए का वैल्यू कितना था हमारा 25 था, उसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया ए का वैल्यू, यानी कि ए का वैल्यू हमारा कितना हो चुका है अब 50 हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा 10 आएगा, यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर हमारा 25 आएगा और यहाँ पर 50 आएगा, जो कि आउटपुट स्क्रीन पे हमें दिख रहा है 10, 20, 25, 50। ये इसलिए हमको इतना बेकार कोड दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने कहीं पर भी \n का यूज नहीं किया है। और अगर हमें इस कोड को अच्छे तरीके से लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं, जो कि ये रहा =10। इसको हमने इनिशियलाइज किया था वेरिएबल को, उसके बाद =20 हमारा अपडेट कर दिया हमने इसको a+5, यानी कि ए में हमने 5 ऐड कर दिया। a=a×2, मतलब ए को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ ए कितना था 10 था। आफ्टर अपडेटिंग हमने कितना कर दिया 20, ए को 20 में, तो 20 हो गया। एडिंग 5 में हमने क्या किया 20 में 5 ऐड कर दिया, 25 हो गया। मल्टीप्लाइंग में क्या किया हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 × 2 हमारा 50 हो गया। सिंपल सा कोड था हमारा ये। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे में हमारे कोड में थोड़ा सा बस चेंजेस है, उसी तरह का कोड है, बस थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है उसमें। जैसे कि x हमारा अगर 5 दिया हुआ है तो उसमें अगर हमें 10 ऐड करना है, तो हमने बताया आपको कि ऐसे कर सकते हैं x=x+5, या तो फिर डायरेक्ट उसमें ऐड कर दो, मतलब डायरेक्ट ऐड नहीं कर दो, डायरेक्ट उसका वैल्यू ही अपडेट कर दो। जैसे कि x=5 है तो x=15 लिख दो उसको। एक तो ये तरीका हो गया, और एक दूसरा हो गया कि x=x+10 कर दो, इससे भी 50 नहीं आएगा हमारा आंसर। अब इसको लिखने का एक और तरीका है हमारे पास, वह है कि x+=10 कर देंगे ना, इसका भी मतलब क्या हो गया कि उसमें 10 ऐड हो गया है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग
यहाँ पर क्या है, x प्लस इक्वल टू 10, यानी कि x में जो भी वैल्यू है उसमें 10 ऐड करके लिख दो भाई, बस। ये दोनों कोड हमारा सेम है, x प्लस इक्वल टू 10 या फिर x इक्वल टू x प्लस 10। ये बस थोड़ा सा हमारा कोड जो है स्मॉल हो जाता है, इसमें थोड़ा सा लेंदी है, और ये आपको कूल बनने में भी हेल्प करेगा। ये थोड़ा नॉर्मल रहता है कोड, तो जिसको भी अगर क्लास में कूल बनना है वो इस तरह का कोड लिख सकते हैं। अब मेन कोड के ऊपर आते हैं। x इक्वल टू 5 था हमारा, 5 हो गया, ठीक है। इनिशियल वैल्यू एफ एक्स 5 हमारा ये आ गया। x प्लस इक्वल टू 10, x प्लस इक्वल टू 10 मतलब हो गया कि 5 में हमारा 10 का इंक्रीमेंट करना। तो अब ये कितना हो चुका है, 15 हो चुका है हमारा, ठीक है। अब x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 मतलब कि x में 3 से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि 45 हो गया हमारा। x माइनस इक्वल टू 7 मतलब कि x में से 7 को घटा देना, माइनस कर देना, तो 38। अब 38 है, हो चुका है हमारा वैल्यू, तो x डिवाइडेड बाई इक्वल टू का मतलब हो गया कि x का जो भी हमारा वैल्यू था उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हो गया 19, जो कि हम लोग नीचे देख भी सकते हैं। मैंने मल्टीप्लाई के कोड को थोड़ा सा समझाया था, और कि x इक्वल टू 5 है हमारा, तो अगर हमको उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग उसको कर सकते हैं x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, तो उसका भी वैल्यू हमारा सेम ही रहेगा। बोथ कोड आर सेम। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब आते हैं प्री इंक्रीमेंट पे, पोस्ट इंक्रीमेंट पे, प्री डिक्रीमेंट पे, पोस्ट डिक्रीमेंट पे। और से मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ, प्री मतलब होता है पहले, कुछ भी हो रहा है वो पहले ही हो जाएगा। पोस्ट मतलब होता है बाद में होगा। तो प्री इंक्रीमेंट का हम लोग अगर डिफिनेशन देखें तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज इंक्रीमेंट फर्स्ट, पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगा, एंड देन द अपडेटेड वैल्यू इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन, और जो भी अपडेट हो के हमारा वैल्यू आएगा वो एक्सप्रेशन में यूज होगा। पोस्ट इंक्रीमेंट का द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड फर्स्ट इन द एक्सप्रेशन एंड देन इट इंक्रीमेंट, यानी कि जो भी हमारा वैल्यू था वो पहले हमारा एक्सप्रेशन में यूज होगा, उसके बाद जाके वो इंक्रीमेंट होगा, ना कि पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगा और हमारा एक्सप्रेशन में यूज होगा। नहीं, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। बस पोस्ट में है कि बाद में इंक्रीमेंट होगा। सेम अगर हम लोग चलते हैं आगे तो प्री डिक्रीमेंट में पहले ही हमारा डिक्रीमेंट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज डिक्रीमेंट फर्स्ट एंड देन द अपडेटेड वैल्यू इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन, पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद जाके एक्सप्रेशन में यूज होगा, ठीक है। पोस्ट डिक्रीमेंट का भी सेम ही मतलब है कि पहले वे जो है वैल्यू हमारा यूज्ड होगा, उसके बाद जाके वह हमारा डिक्रीमेंट होगा। सॉरी, डिक्रीमेंट था, मैं प्री इंक्रीमेंट पढ़ रहा था, डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब हम लोग कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो कोड में है a इक्वल टू 5 है हमारा, b इक्वल टू भी 5 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इंट a इक्वल टू हमने लिखा 5 और b इक्वल टू 5, इसको हम लोग एक नीचे भी लिख सकते थे, ये कॉमा हटा के अगर हम लोग इंट b इक्वल टू 5 लिखते, दोनों बात सेम था। मगर अब जो आप लोग शुरू जैसा ही कोड करिएगा तो धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट कैसा आएगा, तो इम्प्रूव करना चाहिए आप लोग को। प्री इंक्रीमेंट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनिशियल वैल्यू हमारा a कितना है, पहले देखिए ये वाला रन होगा, ये वाला हमारा पहला लाइन। तो ये जब रन होगा तो हम लोग अपने माइंड में पहले सोचते हैं, उसके बाद हम जाएंगे इनपुट स्क्रीन पर, मतलब आउटपुट स्क्रीन पर हम लोग बाद में जाएंगे। a का जो भी हमारा वैल्यू था वह एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 5। यूजिंग प्री इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस a, सॉरी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, प्लस प्लस a जो है हमारा
वो यूज होता है प्री इंक्रीमेंट में, प्लस प्लस याद रखिएगा, जिसमें प्लस प्लस पहले आ गया मतलब पहले ही प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, और ए प्लस प्लस मतलब बाद में ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। प्लस प्लस ए क्या है हमारा, प्री इंक्रीमेंट, प्लस प्लस ए प्री, और ए प्लस प्लस पोस्ट, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग इस चीज़ को, प्लस प्लस ए प्री, ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, अगर प्लस प्लस है तो हमारा इंक्रीमेंट होगा, और फिर अगर ये क्या बोलते हैं हम लोग माइनस माइनस है तो डिक्रीमेंट होगा, सिंपल सी बात है। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ ए यहाँ पर तो 5 प्रिंट हो जाएगा, और प्लस प्लस है यानी कि क्या हमने पढ़ा था कि पहले ही वे अपडेट हो जाएगा, इंक्रीमेंट फर्स्ट अपडेट हो चुका है उसका वैल्यू। और सॉरी मैं आपको एक और छोटा सा चीज़ बताना भूल गया कि प्लस प्लस ए जो है हमारा, इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, यानी कि ए में हमें बस एक ऐड करना है, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ओके, इसके अलावा कुछ नहीं। प्लस प्लस ए मतलब ए इज इक्वल टू ए प्लस, यानी कि उसमें एक ऐड करना है। माइनस माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस 1, और ये प्री डिक्रीमेंट है, ए इज इक्वल टू ए माइनस 1, ये प्री डिक्रीमेंट था, और ए माइनस माइनस रहता तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट होता, ठीक है। बाकी आप इस कोड में जब जाइएगा घुसिएगा तो आपको अच्छे तरीके से दिखेगा प्लस प्लस ए यूज हो रहा है, यानी कि प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि ए का वैल्यू पहले ही हमारा क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है, तो अब ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस ए मतलब ए में एक और ऐड करना, एक को, ठीक है। अब प्रिंट द वैल्यू ऑफ आफ्टर प्री इंक्रीमेंट परसेंटेज डी बैकस्लैश एन ए, यानी कि अब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले ए का वैल्यू था हमारा कितना 5 था, इंक्रीमेंट के बाद कितना हो चुका है हमारा 6 हो चुका है, तो अब प्री इंक्रीमेंट के बाद हमारा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 ही रहेगा हमारा, सिंपल सी बात है। और हम लोग अब आउटपुट स्क्रीन पर जाते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है हमारा आंसर। इनिशियल वैल्यू ऑफ ए 5, प्री इंक्रीमेंट के बाद हो गया हमारा 6, और आफ्टर प्री इंक्रीमेंट हमारा क्या है 6 ही है, ठीक है। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में अगर हम लोग जाते हैं तो बी का वैल्यू हमारा कितना था 5 था, तो यहाँ पे तो 5 प्रिंट हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। और बी प्लस प्लस है यहाँ पर, यानी कि पहले ये वैल्यू यूज हो जाएगा, जो भी बी का वैल्यू था वो यहाँ पे यूज होगा बस, यानी कि बी का इसका आंसर आएगा बी इजकल टू 5, और सेकंड में इसमें भी आएगा बी इजकल टू 5, मतलब प्री पोस्ट इंक्रीमेंट में बी प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू हमारा आएगा 5 ही आएगा, क्योंकि क्या है इसका डिफिनीशन देखिए, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड फर्स्ट, पहले यूज होता है उसके बाद जाके एक्सप्रेशन में, जैसे एंड द इन द एक्सप्रेशन एंड देन इट इंक्रीमेंट, यानी कि पहले ये एक्सप्रेशन में यूज हो जाएगा उसके बाद जाके ये इंक्रीमेंट होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, पहले ये यहाँ पे इसका वैल्यू अभी तक अपडेट नहीं होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू रहेगा 5 ही रहेगा, बाद में जब हम लोग इसको दोबारा से बी को प्रिंट अगर करवाएंगे, हम लोग दोबारा से अगर हम लोग बी का वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो वहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा 6 मिलेगा। तो अब आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा प्लस प्लस ए में और ए प्लस प्लस में क्या डिफरेंस होता है, ये पहले ही अपडेट हो जाता है, ये बाद में अपडेट होगा, ठीक है। अब c इज इक्वल टू 10 है और d इज इक्वल टू हमारा 10 है, तो प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा, c का वैल्यू पहले हमारा प्रिंट होगा 10 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिंपल सा वैल्यू हम लोग बस प्रिंट करवा रहे हैं। माइनस माइनस सी का मतलब हो गया कि पहले ही ये एक्सप्रेशन में यूज होगा और जो भी हमारा वैल्यू था वो पहले ही डिक्रीमेंट हो चुका है, यानी कि माइनस माइनस सी का मतलब हो गया हमारा
सी जो है अब कितना बन चुका है हमारा, 9 बन चुका है पहले ही। तो यहाँ पर हमारा 9 आएगा प्रिंट में, और यहाँ पर भी 9 आएगा, यानी कि 10 9 9 ऐसे हमारा आंसर आएगा। तो देखते हैं आउटपुट स्क्रीन पे 10 ओह सॉरी, देखिए 10 9 9। अभी तो मैं यहाँ पे देख के चौंक ही गया था। 10 9 9 हमारा आंसर आ गया। अब पोस्ट डिक्रीमेंट में हम लोग जाते हैं। इनिशियल वैल्यू डी का 10 हो जाएगा हमारा, सिंपल सा मैथ है ये। पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले जो भी वैल्यू था हमारा वही रहेगा, यानी कि डी का वैल्यू अगर 10 था, अभी भी कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। बाद में जाके जब हम लोग दोबारा से डी को प्रिंट करवाएंगे तभी जाके हमें पता चलेगा कि डी का वैल्यू अब कितना हुआ है। तो अब कितना हो चुका होगा ये 9, क्योंकि पहले ये यूज हो गया। अब जाके हमारा ये चेंजेस अपना करेगा, यानी डी का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 9, 10 10 9। तो 10 10 9 हमारा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इंट x इजकल टू 3 है और y जो है हमारा अभी खाली डब्बा है। y में अभी तक हमने कुछ भी नहीं डाला है, y हमारा खाली डब्बा है एक। तो y इज इक्वल टू क्या है हमारा, प्लस प्लस x है। हाँ, ये सॉरी, एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया कि जब भी ये आपको जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो भी आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कमेंट्स बोलते हैं। और अगर आपको कमेंट लिखना आता है पहले से तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है आपको लिखना तो उसके लिए आप लोग डबल स्लैश का यूज करेंगे तो सिंगल लाइन कमेंट हमारा लिखा जाएगा। बाकी कमेंट के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर में जो आगे हम लोग इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कमेंट कैसे किया जाता है, कमेंट क्यों किया जाता है, जैसे यूजिंग प्री इंक्रीमेंट। ये पहले ही हमें पता चल जा रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट की हम लोग बातें करेंगे। तो इससे यही हमें बेनिफिट मिलता है कि मतलब यूज़र को मतलब यूज़र तो नहीं देख पाएगा इसको। जैसे कि अगर आप किसी को अपना कोड भेज रहे हो तो आप लोग को दिखेगा कि हाँ चलो भाई, यहाँ पर कोड किया हुआ है कुछ ग्रीन कलर में, नहीं ग्रीन मतलब कमेंट किया हुआ है, तो नीचे वाले पार्ट में से ही रिलेटेड कुछ रहेगा जब भी कमेंट कोई करेगा, या ये आपके आउटपुट स्क्रीन पे नहीं दिखेगा जो भी आप लोग कमेंट करिएगा। अभी सिंपल सा यही समझते हैं, जो भी आप लोग कमेंट करिएगा ये आपके आउटपुट विंडो पे शो नहीं होगा। ठीक है, आउटपुट विंडो पे शो नहीं होगा आपका। अब y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना था, x का वैल्यू हमारा था 3 और y का वैल्यू क्या हमारा बोल रहा है, प्लस प्लस एक्स। यानी कि समझ रहे हैं आप लोग, x का वैल्यू 3 था, अब कितना हो चुका होगा, प्लस प्लस एक्स, यानी कि अब x का वैल्यू क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। प्लस प्लस एक्स मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू अब कितना हो गया, 4 हो चुका है, और वही 4 हमें कहाँ पर डालना है, y में डाल देना है। तो अब इतना तक हमारा कोड ख़त्म हो चुका है। अब इस लाइन पे आते हैं हम लोग, ये लाइन क्या बोल रहा है, प्रिंटफ प्री इंक्रीमेंट x इज इक्वल टू परसेंटेज डी एंड y इज इक्वल टू परसेंटेज डी बैकस्लैश n। यानी कि प्री इंक्रीमेंट में x इज इक्वल टू कोई x का यहाँ पर वैल्यू जो भी होगा आ जाएगा, और y में यहाँ पर जो भी y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज़ आप 2 बार लिख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले दूसरे लेक्चर में बता दिया था, क्योंकि अभी तक मैंने 2 ही लेक्चर अपलोड किया है, ऑब्वियस सी बात है। तो हाँ, एक्स अगर आपने पहले लिखा है तो परसेंटेज डी जब आप लिख रहे हो, अगर आप लोग यहाँ पे वाई कर दोगे, यहाँ इंटरचेंज अगर कर दोगे तब पर भी इसका आंसर यहाँ पर सेम आएगा, मगर जब आप लोग इस चीज़ को कहीं और पे करोगे तो वहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि अभी x और y दोनों का वैल्यू हमारा 4 ही आएगा इस केस में मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी ऐसा मैंने आपको एक और शायद लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर दूसरा तरीके से आंसर आ सकता है।
तो x का वैल्यू हमारा कितना हो चुका है 4, y का वैल्यू x में जब y हमारा कितना बोल रहा है कि x का जो भी वैल्यू है उसको पुट कर दो y में, तो y का वैल्यू भी हमारा 4 ही हो चुका है। तो अब हम लोग आउटपुट स्क्रीन पर देखते हैं, प्री इंक्रीमेंट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग जाते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और x का वैल्यू दोबारा से, पहले हमारा x इक्वल टू 4 हो चुका था हमने देखा, मगर यहाँ पर x इक्वल टू 3 दोबारा से हम लोग उसका वैल्यू 3 में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब इसको हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया है दोबारा से अब, और यहाँ पे रीसेट x लिखा हुआ है, देखिए कमेंट कितना काम कर रहा है। अब y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस है, यानी कि y का वैल्यू कितना हो चुका होगा अभी, x प्लस प्लस मतलब जो भी ये था अभी एज इट इज रहेगा, यानी कि x का वैल्यू जो भी था 3 था तो अभी ये 3 ही रहेगा, और 3 जो है वह किस में पुट हो जाएगा, y में हमारा पुट हो जाएगा। तो यानी y का वैल्यू हमारा कितना हो गया 3 हो गया। अब दोबारा से हम लोग प्रिंटफ पे आते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट पे आते हैं, परसेंटेज डी ये x के लिए और ये y के लिए, ठीक है। यहाँ पर x के लिए, ये y के लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस कोड में तो आप लोगों को। तो x का वैल्यू है अब अपडेट हो चुका होगा, पहले कितना था 3 था, y का वैल्यू कितना हो चुका था 3, मगर अब जो है x का वैल्यू क्या हो चुका होगा, अपडेट हो चुका होगा, क्योंकि प्लस प्लस x ही है, मतलब x प्लस प्लस है तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, मगर इंक्रीमेंट होना ही है उसको। तो अब जो है इसका आंसर आएगा x इक्वल टू हमारा 4, y इक्वल टू हमारा 3, जो कि हम लोग x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3। अब दोबारा से हमने इसको रीसेट किया, x इक्वल टू 3 हमने दोबारा से कर दिया, और हम लोग क्या जा रहे हैं, प्री डिक्रीमेंट पे जा रहे हैं, यानी कि जो भी हमारा डिक्रीमेंट है वे अपडेट हो चुका रहेगा, पहले ही अपडेट हो चुका रहेगा। प्री डिक्रीमेंट मतलब पहले ही हो चुका है वो चीज़ हमको, मतलब बस हो चुका है, वो कैसे भी हो रखा हो, बस हो चुका है। y इक्वल टू माइनस माइनस एक्स है, एक्स का वैल्यू हमारा कितना था 3 था, अब माइनस माइनस एक्स मतलब 2 हो गया है, ठीक है। तो y जो है हमारा वो कितना हो गया है, सॉरी पहले x भी हमारा चेंज हो चुका है, हम x भी हमारा कितना हो चुका है 2 हो चुका है, और जो 2 है वो हमारा किस में पुट हो जाएगा, y में पुट हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमारा कितना हो गया 2, और x इक्वल टू भी हमारा 2 है, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट का साइन है। माइनस माइनस और प्लस प्लस x, जैसे कि सॉरी मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, प्लस प्लस a और माइनस माइनस a में पहले ही वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा। ये प्री इंक्रीमेंट था यहाँ पर, और यहाँ पर प्री डिक्रीमेंट था, बस एक में है +1 होगा और एक में -1 होगा, बस यही डिफरेंस है। अब दोबारा से x इक्वल टू 3 यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट होगा, यानी कि x माइनस माइनस मतलब हो गया कि x का जो भी वैल्यू है वो अभी एज इट इज y में पुट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी x इक्वल टू भी हमारा अभी 3 रहेगा, और वही वैल्यू जाके हमारा y में पुट होगा तो वे भी 3 हो जाएगा। बाद में जब हम लोग दोबारा से y को प्रिंटफ करके यूज करेंगे तो हमारा जो है y x का जो वैल्यू है वो हम लोग को चेंज मिलेगा। जैसे कि अभी मान के चलिए x का वैल्यू 3 है, यहाँ पर जब इस कोड में आएंगे तो y इक्वल टू माइनस माइनस, ये सॉरी x माइनस माइनस है, y इक्वल टू x माइनस माइनस है, तो यहाँ पर भी अभी x का वैल्यू कितना है 3 ही है, वही जाके y में पुट हो गया, यानी y का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3, और x का वैल्यू बाद में हमारा अपडेट होगा, तो बाद में अपडेट हुआ होगा, तो यानी y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2 आना चाहिए हमारे आउटपुट स्क्रीन पे, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3।
और बाकी देखिए मैंने थोड़ा बहुत आप लोग को बताया भी था, एक्स इजकल टू 3 है तो प्लस प्लस एक्स मीन्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्री इंक्रीमेंट होता है ना, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, इट मीन्स प्लस प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 हो चुका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये पहला ही क्वेश्चन का हम बता रहे हैं आपको जो यहाँ पर हमने किया था। अरे यार, यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ अभी आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई का वैल्यू जो है अब 4 हो चुका है, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट केस में x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4 हो चुका है। अब वी हैव कन्वर्टेड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 अगेन, उसी चीज़ को मैंने बस यहाँ पे लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। अब स्काई टेबल की ओर बढ़ते हैं। स्काई टेबल भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सी जर्नी में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड में जो है सारे कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर्स हैं और ये सारे कैरेक्टर्स हैं, और इधर जो है हमारा डेसिमल वैल्यू। अभी बस हम लोग इसी पे इन्हीं दोनों चीज़ों पे ध्यान देते हैं, इधर डेसिमल है और इधर साइड कैरेक्टर वैल्यू है। तो ये जो चीज़ है ना a इक्वल टू 65, ये हमारा कैरेक्टर, और अगर हमको डेसिमल दोनों को एक जैसा लिखना है तो 65 इक्वल टू a हो जाता है हमारा। इसको एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं 65 इक्वल टू a, मतलब a हो चुका है। और स्काई टेबल में इतना सारा चीज़ आपको याद करने का कोई ज़रूरत है नहीं, कहीं से भी इतना क्वेश्चन कहीं पर भी आपको नहीं पूछा जाएगा। मुश्किल से मुश्किल आपको याद करना है 65 से लेकर यानी a से लेकर z तक का वैल्यू आपको याद रखना है कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और स्मॉल a से 97 से मतलब और ये 122 तक याद रखना है बस। 65 जो है मैप रहता है a के लिए, 66 b के लिए, 67 c के लिए, ऐसे ही बाकी। सॉरी यहाँ पर हम लोग भूल गए, ये हमारा शायद तीसरा डाटा टाइप है, कैरेक्टर डाटा टाइप। इसके पहले हम लोग 2 डाटा टाइप पढ़ चुके हैं, एक है इंट, एक है फ्लोट, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टर, जिसको हम लोग इंट को हम लोग को लिखना रहता है तो INT का यूज करते हैं, फ्लोट को फ्लोट में ही लिखते हैं हम लोग, और कैरेक्टर को लिखना है तो पूरा कैरेक्टर स्पेलिंग नहीं लिखते हैं हम लोग, उसका जगह लिखते हैं कैर, कैर हम यूज करते हैं। Character data type in programming languages like C, character is a basic data type to store a single character। ये हमेशा एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा, जैसे कि आप लोग इसके अंदर एप्पल नहीं स्टोर करवा सकते हैं, किसी का नाम स्टोर नहीं करवा सकते हैं, जस्ट लाइक शुभम या फिर व्हाटएवर जो भी आप लोग सोच रहे हैं। इसके अंदर बस एक सिंगल कैरेक्टर या तो A स्टोर हो जाएगा या फिर प्लस माइनस M N कैपिटल M कैपिटल N, स्पेस तक भी हो सकता है, पैरेंथेसिस साइन, जो भी @ मतलब एक सिंगल कैरेक्टर बस आप स्टोर करवा सकते हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं। और इट ऑक्यूपाइज 1 बाइट मेमोरी, यानी कि 8 बिट्स ये स्टोर करता है बस। ये बाकी है कोई काम का है नहीं, बस लिख दिया हूँ। इतना तो बॉयलर प्लेट है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी जैसे कि आप इंट को लिखते थे इंट a, और से ही आपको अगर कैरेक्टर का लिखना है तो कैर लिखेंगे, उसके सॉरी 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 हम लोग कैर में यहाँ पर कैरेक्टर को लिखना है तो हम लोग कैर का यूज करते हैं, और लेटर तो एक मतलब वेरिएबल को कैसे हम लोग मतलब लिख रहे हैं इसको, यहाँ पे लेटर की जगह हम लोग A भी लिख सकते थे, B भी लिख सकते थे, C D जो भी हमारा मन करता। मगर एक अच्छे कोडर का निशानी होता है कि वे जैसे रेडियस की जगह हम कैसे R लिख सकते हैं ना, मगर कोई कोई होता है जो रेडियस लिखता है, तो वह एक अच्छा कोडर का निशानी रहता है। या फिर जैसे कि मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नाम अगर हम उसके
स्पेसिफिक नाम अगर देते हैं तो एक अच्छी बात रहती है। उसे आप यहाँ पर जेड भी दे सकते थे, ए भी दे सकते थे, आप अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कैरेक्टर जो भी आपका नाम है इज इक्वल टू सिंगल पैरेंथेसिस ए में स्टोर हो रहा है, और कैरेक्टर नंबर इज इक्वल टू 65। इतना हो गया हमारा जो भी था। अब प्रिंट कैरेक्टर वैल्यू हम लोग प्रिंट करवाने जा रहे हैं। ये तो एज इट इज प्रिंट होगा, ये आप लोग को पता है। और परसेंटेज सी, सॉरी ये भी बताना मैं आपको भूल गया। जैसे इंट में अगर आपको कोई भी चीज़ रहता है तो उसको आप लिखते हैं परसेंटेज डी से। फ्लोट के लिए आप लोग लिखते हैं परसेंटेज एफ, और से ही कैरेक्टर के लिए आप लोग के लिए है परसेंटेज सी। बस ये थोड़ा इंट का डेसिमल रहता है तो इसीलिए इसको डी से डिनोट करते हैं, शायद मेरे को लगता है। ठीक है। लेटर हम लोग जब प्रिंट करवाए हैं तो हमारा क्या प्रिंट होगा? सिंपल सा ए प्रिंट हो जाएगा, और से प्रिंट ऑफ स्काई वैल्यू परसेंटेज डी यानी कि ये जो है 65 को कन्वर्ट कर देगा ये इंट वैल्यू में, और 65 पहले से ही इंट वैल्यू है तो 65 का 65 ही हमें आंसर मिलने वाला है। अब थर्ड लाइन पे आते हैं, प्रिंट एफ कैरेक्टर फ्रॉम स्काई वैल्यू परसेंटेज सी बैकस्लैश नंबर। अगर हम लोग इसको प्रिंट करवा रहे हैं, जैसे कि इतना तो हमारा प्रिंट होगा जो भी स्क्रीन पे, मतलब परसेंटेज सी मतलब हम लोग पहले ही परसेंटेज सी मतलब यहाँ पर हमारा क्या आउटपुट आ सकता है? इसका मतलब एक सिंगल कैरेक्टर हमारा आउटपुट आएगा, बस सिंगल कैरेक्टर ही, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। पहले से ही हमें आउटपुट का अंदाज़ा यहाँ पर मिल चुका है। बाकी उसे कमेंट में आप लोग को दिख भी रहा होगा कि प्रिंट्स ए यानी कि ए इसका आउटपुट आने वाला है, और कैसे आएगा जो हमको बताते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, 65 जो है वो किसके लिए साइन रहता है? ए के लिए, और शायद जेड के लिए कितना रहता है? 90 रहता है। 90 जो है जेड के लिए रहता है। तो यहाँ पे जेड का तो उससे काम नहीं है, 65 से ही हमारा काम चल जाएगा। वे किसके लिए रहता है? ए के लिए रहता है। तो अब आते हैं यहाँ पर कोड में। कोड में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर कैरेक्टर फ्रॉम स्काई वैल्यू, ये तो हमारे आउटपुट विंडो पे एज इट इज आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग को परसेंटेज सी मतलब यहाँ पर हमारा कोई कैरेक्टर वैल्यू आने वाला है, और नंबर ये हमारा यहाँ से उठाएगा। 65 को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? कैरेक्टर डाटा टाइप में। ठीक है, 65 को इसने कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर डाटा टाइप में, और कैरेक्टर डाटा टाइप में उसका वैल्यू होता है ए। तो जो भी हमारा आउटपुट स्क्रीन पर है वह हमको कैसा दिखेगा? आउटपुट स्क्रीन पे हमारा आंसर आएगा ए आंसर आएगा। अब प्रिंट एफ स्काई वैल्यू स्टोर्ड परसेंटेज डी कॉमा इन, मतलब नंबर, तो परसेंटेज डी यानी कि पहले से ही नंबर हमारा आउट आएगा, और नंबर ही हम लोग इनपुट करवा रहे हैं। और मतलब इस कोड को ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, मगर आपको समझाने के लिए बस लिखा हुआ है। जैसे 65 हमारा पहले से ही एक नंबर है, तो उसको हम लोग कितना ही नंबर में चेंज कर सकते हैं। 65 का 65 ही हमारा आंसर आने वाला है। कैरेक्टर ए, इसका वैल्यू 65, और 65 को जब हमने ये डेसिमल को हमने इसमें कन्वर्ट किया कैरेक्टर में, तो उसका वैल्यू हमारा आया ए। ठीक है, और इसका वैल्यू स्टोर 65। अब आगे देखते हैं कैरेक्टर ए। ठीक है, प्रिंट है कैरेक्टर, इसका वैल्यू सी एच। ठीक है, ओके। अब हमारा जो
कमेंट वाला सेक्शन है उससे हमें क्या देख के पता चल रहा है कि इसमें जो है एडिशन हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें इंक्रीमेंट होगा, इसमें डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ रहा है। अब कैर मतलब ये एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करने वाला है। सी एच ये एक तरह का जैसे इंट ए आप लिखते हैं और से ही यहाँ पे कैर सी एच है बस। ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं है इसमें, तो इसमें आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर सी एच क्या कर रहा है। प्रिंटएफ कैरेक्टर परसेंटेज सी कॉमा स्काई वैल्यू परसेंटेज डी बैकस्लैश एन सी एच का जो हमारा वैल्यू है वह 2 बार प्रिंट होगा। पहली बार क्या प्रिंट होगा हमारा परसेंटेज सी, यानी जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वह हमारा एज इट इज प्रिंट होगा। परसेंटेज सी किसके लिए रहता है? कैरेक्टर के लिए। तो ये जो है यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर ए प्रिंट कर देगा ये नॉर्मली। और जब स्काई वैल्यू की बात पाएगा तो यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा हुआ है, यानी कि करेक्टर डाटा टाइप को हम लोग इंट डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ए जो है किसके लिए रहता है? 65 के लिए। तो यहाँ पर स्काई वैल्यू में हमारा आंसर आएगा 65। एक तो ए आएगा और एक 65 आएगा। तो हम लोग आंसर देखते हैं, कैरेक्टर में ए आ गया, स्काई वैल्यू में 65 आ गया, सिंपल सा। अब एडिशन कर रहे हैं हम लोग, तो कैर नेक्स्ट कैर इज इक्वल टू सी एच प्लस 1, यानी कि सी एच में हमारा कितना स्टोर है? अभी सी एच में हमारा ए स्टोर है और ए प्लस 1 मतलब पहले तो ये जैसे कि ये हमारा कैर डाटा टाइप है और ये हमारा इन डाटा टाइप है। तो दोनों में से जो कैर डाटा टाइप है हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 60। सॉरी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। खैर चलिए ब्लैक पेन ही सही है। तो जो हमारा कैर डाटा टाइप है वो किस में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा? इंट डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अभी क्या है यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, एडिशन में चलते हैं। एडिशन में सी एच प्लस 1 है, यानी कि सी एच प्लस 1। सी एच का वैल्यू हमारा कितना था? ए था हमारा वैल्यू, ए प्लस 1, यानी कि ये जो है कैर डेटा टाइप वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 65 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 66 हो जाएगा हमारा ये। जब 66 हो गया तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये कैर डाटा टाइप है, ये कैर डाटा टाइप है, नॉट कि इंट डाटा टाइप है। तो 66 को अब ये किस में कन्वर्ट करना होगा? इसको 66 को ये कन्वर्ट करेगा कैरेक्टर में। तो 66 का मतलब क्या हो गया हमारा? बी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 66 का हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? बी हो गया। और बी जो है हमारा देखिए, और बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, कमेंट में भी देख रहे हैं आप लोग कि 65 होगा, फिर उसमें एक ऐड हो जाएगा तो 66 हो जाएगा। 66 जो है वो इसमें स्टोर होने जाएगा, मगर देखेगा कि ये जो है कैर डेटा टाइप है तो इसको कैर में कन्वर्ट होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आफ्टर एडिंग 1 परसेंटेज सी स्काई परसेंटेज डी बैकस्लैश एन नेक्स्ट कैरेक्टर, इसका मतलब आप लोग समझिए तो ऐसे है, आफ्टर एडिंग 1 को ऐड करने के बाद परसेंटेज सी ये नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए है, यानी कि परसेंटेज सी है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, और स्काई परसेंटेज डी मतलब परसेंटेज डी किसके लिए है हमारा? उसी के लिए, मतलब ये इंटीजर डाटा टाइप के लिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 66। देखिए आफ्टर एडिंग 1 बी स्काई 66। सेम प्रोसीजर माइनस के साथ हमारा जाएगा, सी एच माइनस 1 मतलब अब जो है हमारा सी एच का वैल्यू कितना था?
ए था, ठीक है। ए में से हम लोग अगर माइनस कर रहे हैं एक को, यानी कि ए -1, और ए जो है 65 होता है, 65 - 1 यानी कि 64। 64 तो ये स्टोर करेगा नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर डाटा टाइप है, तो 64 स्टोर कर नहीं सकता है। 64 को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैर डाटा टाइप में। तो कैर डाटा टाइप में 64 को हम लोग क्या बोलते हैं, देखना पड़ेगा हम लोग को, मुझे भी याद नहीं है। 64 को हम लोग बोलते हैं @ तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1 @ आएगा यहाँ पर, और स्काई में आ जाएगा हमारा 64। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1 @ स्काई में हमारा 64, देख सकते हैं। अब इंक्रीमेंट में है और डिक्रीमेंट में है, तो मेरे ख्याल से ये आपको खुद सोचना चाहिए। बाकी मैं आपको इंक्रीमेंट तक का बताया था, डिक्रीमेंट आप लोग खुद सोचिएगा। इंक्रीमेंट में क्या होगा, CH प्लस है, यानी कि प्लस प्लस CH नहीं है, CH प्लस है, यानी कि बाद में जाके ये इंक्रीमेंट होगा, पहले नहीं होगा। तो printf आफ्टर इंक्रीमेंट %C स्काई %CH %CH। तो जो भी इसका वैल्यू होगा, CH का अभी वैल्यू हमारा कितना था, A था। CH का हमारा वैल्यू कितना है, CH का हमारा वैल्यू कितना है, A है, ठीक है। और A में हम लोग किसका इंक्रीमेंट कर रहे हैं, +1 का। CH प्लस है, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, पहली बात तो है, यानी कि यहाँ पर अभी भी इसका वैल्यू क्या ही रहेगा, 60, सॉरी, ए जो हमारा था वह 65 पे स्टोर था, तो अभी भी हमारा 65 ही स्टोर करके रखेगा। बाकी बाद में जब हम लोग इसको इंक्रीमेंट करने जाएंगे, आफ्टर इंक्रीमेंटिंग %C, यहाँ पर हम लोग इसको दोबारा से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो दोबारा से इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पर हमारा वैल्यू जो है वो B में कन्वर्ट हो जाएगा, और %D हो जाएगा हमारा 66 में, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, यहाँ पर अभी तक उसके साथ कुछ नहीं हुआ होगा, वह CH का जो भी वैल्यू था A का A ही रहेगा, मगर जब यहाँ पर दोबारा से हम लोगों ने उसको प्रिंट आउट करवाया, यहाँ पर देख सकते हैं, तब उसका वैल्यू हमारा चेंज हुआ है और जाके वह B में कन्वर्ट हुआ है। पहले से यहाँ पर उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ये बात को आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये है प्री इंक्रीमेंट था, ये मतलब सॉरी प्री इंक्रीमेंट नहीं, पोस्ट इंक्रीमेंट था ये, जो कि ऊपर मैंने आपको समझाया भी था। बाकी देखिए, थोड़ा बहुत मैंने आप लोग के लिए नोट्स में भी जगह छोड़ रखा है। और हाँ, एक और चीज़, जैसे कि यहाँ पर है कैर अपर केस A लेटर हमने ले रखा है, कैर लोअर केस में हम लोग स्मॉल ले रखा है। अगर हम लोग को कैर मतलब लोअर में जाना है, हम लोग अगर उसको कैरेक्टर में, अगर हम जैसे A है अभी यहाँ पर, उसको हम लोग को लोअर में कन्वर्ट करना है, मतलब A को हमको स्मॉल a में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला मतलब बहुत बेसिक सा ही है, मान के चलिए आप लोग कि देखिए 65 + 32 हमारा कितना होता है, 97। तो यही बेसिक छोटा सा फार्मूला है वहाँ पर, बस, और कोई रॉकेट साइंस नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कैरेक्टर टू लोअर, लोअर में अगर हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये टू लोअर जो है एक वेरिएबल टाइप का मतलब ले रहा है हम लोग को, इस
अपर केस में जो भी हमारा लिखा हुआ है उसमें बस 32 ऐड कर देना है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे इनपुट देते हैं ए देते हैं तो ए में 32 ऐड करेगा तो 65 प्लस 32 हो जाएगा हमारा 97। और 97 जो है हमारा कैर वैल्यू में स्टोर होगा नहीं तो उसको फिर किस में कन्वर्ट कर देगा, बोलो 97 हमारा क्या है, इंट डाटा टाइप है वो, और ये कैर में स्टोर होगा नहीं तो उसको कैर में कन्वर्ट करने के लिए वो स्मॉल ए में कन्वर्ट कर देगा। बस छोटा सा ही यहाँ पर मैथ है। अब ऐसे ही अपर में अगर करना है तो उसके लिए हमें बस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो 65 है वो ए के लिए है और 97 शायद है वो हमारे स्मॉल ए के लिए है। तो उसमें से अगर हम लोग -32 ही करेंगे तब हमें जाकर ये फॉर्मूला मिलेगा। अब बाकी आप लोग इस कोड को देख लीजिए, कोई बहुत ही भयंकर कोड नहीं है ये। अब एक लास्ट कहाँ गया, अब आते हैं थोड़े से मैथ की तरफ। नहीं मैथ से पहले एक और क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ, मैथ से पहले एक और क्वेश्चन है, प्रिंटफ इंटर एक कैरेक्टर। ये हमसे बोल रहा है कि एक कैरेक्टर मतलब इतना पहले हमारा ये जो है प्रिंट हो जाएगा एज इट इज आउटपुट विंडो पे, ठीक है। उसके बाद स्कैन एफ है, यानी कि हमसे क्या मांग रहा है, इनपुट मांग रहा है कि आप हमको कुछ इनपुट दीजिए सर। तो हम लोग और %c मतलब इसके अंदर हम लोग बस एक सिंगल कैरेक्टर ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और वे किस में जाके स्टोर होगा, ch वैल्यू में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। प्रिंटफ मतलब सर आप ये जो भी वैल इसके अंदर लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो एज इट इज प्रिंट होता है। ये तो मैं आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूँ। तो इंटर एक कैरेक्टर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड लाइन पे हम लोग बोल रहा है स्कैन एफ, मतलब अब यूजर से हम कुछ इनपुट लेंगे इसके अंदर, ठीक है। जब स्कैन एफ ले रहे हैं और %c मतलब एक सिंगल कैरेक्टर ये रीड करेगा और ch वैल्यू के अंदर जाके ये स्टोर हो जाएगा। बस इतना समझिए। इसका ये रहा। अब डिस्प्ले द कैरेक्टर एंड द स्काई इट्स वैल्यू, मतलब इस जो भी हम लोग इंटर कर रहे हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर को देखेंगे और उसकी स्काई वैल्यू क्या है वह देखेंगे। जैसे कि मान के चलिए, उसके बाद यहाँ पर आते इंटर ए कैरेक्टर। मैंने जैसे इंटर किया, बी इंटर किया, मैंने कैपिटल बी इंटर किया है मैंने, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है यू इंटर बी एंड उसका स्काई वैल्यू होता है 66 और नेक्स्ट कैरेक्टर उसका होगा सी, उसका स्काई वैल्यू 67 और प्रीवियस कैरेक्टर होगा उसका ए, उसका स्काई वैल्यू 65। ऐसा क्यों हो रहा है? ये आउटपुट विंडो पे तो हमारा इतना आ गया, ये हमें समझ में आ गया, मगर ऐसा क्यों है तो उसको समझते हैं कोड में आकर। कोड हमारा बोल रहा है प्रिंटफ यू इंटर, मतलब जो भी हमने इंटर किया है %c और इसके जगह ये वैल्यू जाके लिखा जाएगा। तो %ch में हमने क्या इंटर किया था, बी इंटर किया था, तो इसलिए यहाँ पर बी आंसर आ गया। अब स्काई में %d बोल के ch प्रिंट हो रहा है, यानी कि जो भी ch का वैल्यू था, ch इक्वल टू क्या था हमारा, b था, उसको किस में कन्वर्ट कर दो मेरे भाई, तुम कन्वर्ट कर दो इंट में। तो इंट में b को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वह 66 बन जाएगा। तो वही यहाँ पर आ गया है स्काई में 66। अब प्रिंटफ नेक्स्ट कैरेक्टर बोल रहा है %c एंड स्काई उसका %d और ch+1 एंड ch+1। यहाँ पे दो बार ch+1 है, उसका भी मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्यों है। जैसे कि देख सकते हैं ये जो ch+1 है ना वो इसके लिए है, कैरेक्टर के लिए है एक तरीके से। तो 66 था +1 करेंगे, सॉरी मैंने इंटर किया था, बी इंटर किया था। बी का वैल्यू कितना होता है हमारा 66 होता है, उसमें ch+1 बोल रहा है, यानी ch+1 66 + 1 कितना हो जाता है हमारा 67 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो 67 को जब हम लोग कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है
सी होता है। और वही यहाँ पे दोबारा बोल रहा है परसेंटेज डी। अब अभी भी ये CH+1 ही बोल रहा है, यानी कि CH+1 यानी कि B+1 यानी कि 66 + 1 67। मगर इस बार हमें इसे परसेंटेज सी में कन्वर्ट नहीं करना है, इसे हमें परसेंटेज डी में ही रहने देना है। तो उसका स्काई वैल्यू कितना आ गया 67। बस यही एक छोटा सा कोड था। और प्रीवियस के लिए सेम परसेंटेज सी जो है CH-1 इसके लिए है और परसेंटेज डी इसके लिए है। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक बैग जा रहे हैं, बस इसके लिए समझ जाइएगा आप लोग। और अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े अर्थमेटिक के ऊपर कि क्या रहता है अर्थमेटिक में। बाकी सबका बाप जो है यहाँ पर अर्थमेटिक में सबका बाप है पैरेंथेसिस। एक बार आपने पैरेंथेसिस लिख दिया उसका मतलब ये एक तरीके से इस टॉपिक का नाम है हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। मतलब कैसे कैसे हुए, जैसे बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा सेम इट इज़ यहाँ पर भी रहता है। यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर मान लीजिए आप अगर कुछ भी जैसे 2 + 3 इसके बाद यहाँ पर × 5 कर देते हैं, तो पहले जो है ये पैरेंथेसिस का ही जो है वे आंसर आएगा। 2 + 3 लिखा था, यानी हमने 5 × 5 होगा। तो नॉर्मल सा मैथ भी था उसे। और बाकी देखिए ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉडुलस है। मॉडुलस मैंने आप लोग को अभी तक नहीं पढ़ा है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट गया है बस। मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस अगर एक साथ आ जाते हैं तो उसका एसोसिएबिलिटी रहता है, मतलब किधर से किधर हमको जाना है। जैसे कि अगर 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 3 डिवाइडेड बाई 5 हम लोग कर दे रहे हैं अगर, तो उसका आंसर हमारा कैसे आना चाहिए। तो सबसे पहले ये जाएगा किससे किसकी तरफ जाएगा, लेफ़्ट टू राइट जाएगा। हमारा लेफ़्ट वैल्यू से राइट वैल्यू की तरफ जाएगा वो आंसर जो है हमारा। बाकी आप लोग यहाँ पर अब कोड की ओर चलते हैं कि कोड में क्या क्या हमें बोल रहा है। A = 10 दे दिया है, B = 5 और C = 2 दे दिया है। तो मैं चाहूँगा ना कि आप लोग एक बार घर से इसे सॉल्व करके आइए। और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है, मतलब थोड़ा लेंथ का बन चुका है वीडियो। तो आप लोग इसे घर से ज़रूर सॉल्व करके लाइएगा, फिर मैं आपको देखता हूँ। और से कल मैं ये ज़रूर बताऊँगा आप लोग को, मगर आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा।